नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष शाही। अगर महिला सुरक्षा की बात करें, जिस तरह से प्रशासन लगातार मुस्तैद रहती है, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं सामने आती हैं। तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं गोरखपुर के एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह जी और गोरखपुर के एसपीओ बीडी मिश्रा साहब जुड़ गए हैं। और वहीं पर बात किया जाए तो जेसी वसुंधरा सिंह जी, जो एक समाजसेवी भी हैं, महिलाओं के लिए लगातार आवाज उठाती रहती है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले सर, सभी लोग का आप लोग का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। और जहां तक सर बात करें, अगर महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो जितनी प्रशासन मुस्तैद रहती है, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं। आखिर क्या ऐसे कारण रह जाते हैं सर, इस पर कुछ बताएं। देखिए, घटनाएं घटित होना, हमारा प्रयास होता है कि घटना शून्य समाज हो, कोई इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। महिला क्या, किसी के साथ कोई अपराध ना हो, लेकिन चूंकि महिला समाज का एक विशेष वर्ग है, आदरणीय वर्ग है, इस नाते उसके प्रति हम ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। बावजूद इसके, आपकी बात सच है कि कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं। हम कभी कभी, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी होता, सब लोग भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि साहब आज से 10 साल पहले तो ऐसा नहीं था, आज से 20 साल पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन हम किसी भी तुलना को जब करें तो सापेक्ष होती है। अगर आप अपराध के आंकड़ों को देख रहे हैं सापेक्ष, तो वहीं आपको परिवेश को भी सापेक्ष देखना पड़ेगा। हमारी माँ के ज़माने में कितनी महिलाएं समाज में परचेजिंग के लिए निकलती थी, कितनी महिलाएं स्कूलों में शिक्षा लेने जाती थी, कितनी महिलाएं घर से बाहर निकलती थी, कितनी महिलाएं सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के अलावा निकलती थी। जब उन परिवेश का पूरा आप अध्ययन करेंगे तो लगता ये है कि जहाँ हमारे माँ के, हमारे पिताजी के ज़माने में या हमारी दादी के ज़माने में इक्का दुक्का महिलाएं निकलती थी, गांव से तो निकलती ही नहीं थी। और अगर आप अपने साहित्य का अध्ययन करें, इतिहास का अध्ययन करें, तो महिलाओं को असूर्यपस्या कहा गया, कि जिनको सूर्य भगवान भी नहीं देख पाते। तो जब ऐसी स्थिति थी और तब से आप कंपैरिजन करेंगे तो निश्चित रूप से अपराध के आंकड़े बढ़े हुए हैं। तो सर, क्या ये माना जाए कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, घर से महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए, महिलाएं घर से बाहर निकले इसलिए अपराध हो रहा है? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि जब आप, मेरी बात पूरी होने से पहले आपने काट दिया। हमने कहा आप आंकड़ों पे जब ये बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए कि इतने के बावजूद भी आज महिलाएं खुल के अपनी बात कह रही हैं, उनकी बात सुनी जा रही है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में कन्विक्शन रेट बढ़ा है, लोगों को सजाएं हो रही हैं, और देश काल परिस्थितियों के अनुसार कानून में परिवर्तन हो रहा है। दामिनी कांड से पहले और दामिनी कांड के बाद आप देखिए क्या स्थितियाँ हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जब किसी वर्ग विशेष के संरक्षण के लिए कोई कानून बनता है, तो एक उस कानून का एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी का सदस्य होने के नाते जो मेरा अपना अनुभव है कि लोग तोड़ मरोड़ करके भी उन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, आंकड़े उनसे भी बढ़ जाते हैं। मेड़ के झगड़े हैं और घर की किसी बहू को खड़ा करके महिला उत्पीड़न का मुकदमा लिखा देना, उसके साथ छेड़खानी का मुकदमा लिखा देना। मैं कल रात का एक उदाहरण दूं, एक सज्जन ने मुझे फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने कहा लीजिए एक पीड़ित महिला है, इनकी बात सुन लीजिए। मैंने बात सुना तो उन्होंने बार बार ये कहा कि हमारे देवर के लड़के हैं, वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं, जब होता है हमारा मुकदमा चल रहा है फिर भी कब्जा करना चाहते, तमाम बातें उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ठीक है, दीवानी आपकी चल रही, दीवानी हम नहीं देखते हैं, वो आप देखें, लेकिन आपके साथ लड़ाई झगड़ा ज़बरदस्ती हम किसी के नहीं चलने देंगे। हम अभी थाने वालों को बताते हैं, वो जाएंगे, आप एक प्रार्थना पत्र दे दीजिएगा। लेकिन जिन्होंने ये फ़ोन दिया था उनसे बात कराइए। जब उनसे बात करने लगे तो उन्होंने कहा कि साहब इनकी समस्या, हमने कहा समस्या जितना हमारा पार्ट है, इनके साथ लोग जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, धीगा मुस्ती कर रहे हैं या कोई, वो हम देख लें। उनका नहीं साहब, इनके साथ जो छेड़खानी हुई है, हमने कहा किसने छेड़ा? तो उनका देवर के लड़कों ने। तो मेरा पहला सवाल उनसे था कि क्या समाज इतना नीचे गिर गया है कि लोग अपनी बड़ी अम्मा को भी छेड़ने लगे हैं? तो उनकी बोलती बंद हो गई। जी सर, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि जो आए दिन महिलाओं के केसेस आते हैं, उसमें काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जो आपसी लड़ाई और रंजिश के चलते आते हैं। सर, इसमें आपका क्या कहना, बीडी मिश्रा साहब? देखिए, समाज में जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है
वो 4 पदक्रम में इस नाते बनाया गया है कि उसका फिल्टर किया जा सके सच्चाई का। आप जानते हैं कि पहले क्रम पे पुलिस है, उसका बाद कोर्ट है जहां वो मैटर जाता है, प्रोसिक्यूशन है जो उसको सज़ा दिलाने का काम करता है, और डिफेंस है। महिला संबंधी अपराध के बारे में हमारे जो संविधान है उसकी प्रस्तावना से लेकर के और जितने भी कानून बने उनके संरक्षण, उनको अच्छा परिवेश देने और उनको भयमुक्त समाज में चलने, अपने कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए ही पुलिस का लगातार ये प्रयास रहता है। आप देखते होंगे कि अभी तमाम विद्यालयों में एक सशक्तिकरण के माध्यम से एक मैसेज भी दिया गया, बच्चियों को स्कूल में जाके जागरूक किया गया, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के एक विशेष अभियान जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित मिशन शक्ति चल रहा है, उस पर इसमें विशेष पखवाड़ा भी चल रहा है, और ये पूरा अभियान 6 महीने का है। निसंदेह देखिए, जिस चीज़ के जितने सकारात्मक पक्ष हैं उतने ही नकारात्मक पक्ष हैं। कानून का दुरुपयोग भी है, और कानून को जो बॉडी एग्जीक्यूट करती है उसका ये भी दायित्व है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्स है कि भाई अपराधी बचना नहीं चाहिए, बट निर्दोष भी कहीं उसमें फंसना नहीं चाहिए। तो पुलिस का ये दायित्व जहाँ एक तरफ अपराधी को सजा दिलाना है और महिला अपराध से संबंधित चीज़ों को सुन करके उसको लीगली आगे बढ़ाना है, दूसरी तरफ ये भी दायित्व बनता है कि उसमें कोई निर्दोष आदमी ना फंसे, क्योंकि अगर निर्दोष आदमी उन अपराधों में फंसता है, जैसा कि अभी एसपी साहब ने कहा कि दुरुपयोग इन तरीकों से, खेत के झगड़े हैं, फला झगड़े हैं, उन झगड़ों में आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, बहुत बढ़िया आंकड़ा बताता हूँ। आप अपने जनपद को ले लीजिए, जितने महिला संबंधी अपराध दर्ज होते हैं, चूँकि कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि भाई उनके कथन के आधार पर ही इस केस को आगे बढ़ाएंगे, 164 के आधार पर चार्जशीट चली जाती है। निश्चित रूप से आप किसी माह का आंकड़ा ऑनरेबल कोर्ट से अगर आप निकालेंगे तो उस आंकड़े में आपको पता चलेगा कि अगर 100 केस हैं तो 60 लोग हॉस्टाइल हो गए। उन्होंने कोर्ट पे कह दिया महिला ने कि हमारे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। इट मीन्स क्या? इट मीन्स ये कि उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। तो वो जो अभी कप्तान साहब कह रहे हैं कि साहब ये दुरुपयोग को भी रोकना है, तो वो दुरुपयोग हम नहीं कह रहे हैं, वो कोर्ट कह रही है, वो कोर्ट के आंकड़े कह रहे हैं। तो जहाँ तक पुलिस का, प्रशासन का ये दायित्व है कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें, महिला की सुरक्षा संरक्षा पर विशेष ध्यान दें, वहीं पर परिवार के हर सभ्य नागरिक, समाज के हर सभ्य नागरिक का भी दायित्व है कि वह जो भी तथ्य पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने रखता है, वो इस हिसाब से रखे कि उसकी वास्तविकता सामने दिखाई दे। उसमें कहीं भी कोई अगर टेम्परिंग होगी तो निसंदेह देखिए वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें पैदा होती हैं, और ये रूटीन में देखा जाता है। और महिलाओं के संबंध में आपको बता दूं कि पॉक्सो कानून दिल्ली दामिनी केस के बाद बना, जितने आईपीसी के महिला रिलेटेड धाराएं हैं उनमें संशोधन किए गए। महिलाओं को यहाँ तक छूट दिया गया कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप मेडिकल करावें या ना करावें। महिलाओं को प्रत्येक तरह की वो सुविधाएं कानून की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से मुहैया कराई गई। महिला हेल्प डेस्क का अलग गठन किया गया कि एक महिला अपनी बात को सुचारू रूप से महिला से ही कह सकती है, तो उसका भी गठन किया गया। तो प्रत्येक स्तर पर बिल्कुल सर गठन तो किया गया, लेकिन लोगों की सोच को कैसे बदला जाए। जैसे अभी कप्तान साहब ने बोला कि जिस तरह से लोग, कोई भी विवाद होता है सीधे छेड़खानी का मुकदमा लगाते हैं, उन्हें पता है कि महिलाओं को इतनी छूट मिल गई है कि बिना कुछ किए निसंदेह उन पर कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों की इन चीज़ों पर रोक लगाना चाहिए, इनकी मानसिकता कैसे चेंज होगी? देखिए, हम आपको बताएं कि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति अगर निश्चित रूप से किसी महिला के आबरू का हनन करता है, मौखिक रूप से या फिजिकल रूप से, तो 24 आवर के अंदर इमीडिएट कार्रवाई होती है। आप कोई भी केस उठाकर देख लें, कहीं कोई उसमें रिलीफ नहीं दी जाती। लेकिन जहाँ तक ये प्रश्न कि लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, तो देखिए ये तो पर्सनल अवेयरनेस, आपके संस्कार और ये आपके परिवार का माहौल, आपकी शिक्षा, किस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फियर, ये एक सर्वांगीण जो विकास है इस पे डिपेंड करता है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, महिला बाजार नहीं निकलेगी, महिला शिक्षा का अध्ययन भी करेगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये सोच है और उस सोच के साथ आप चलेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ,
यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, महिला अकेली जा रही है, मैं छेड़ सकता हूँ, यहाँ कोई सीसी फुटेज नहीं है, पुलिस वाले ड्यूटी पे नहीं है, तो ये चरित्र की बात है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। मैं निसंदेह इस पर जोर दूंगा कि प्रत्येक गार्जियन का ये दायित्व है कि वो अपने बेटी को ही नहीं, बेटे को भी ये बतावे कि तुम्हें ये नहीं करना। लोग बेटियों को तो बताते हैं कि बेटा 6 बजे आ जाओ, 6 बजे के बाद बाहर मत जाना, देखना उस रास्ते से मत जाना, बट वो चीज़ बेटे के साथ भी लागू होता है, उसके ऊपर भी वही प्रतिबंध होने, अच्छा प्रतिबंध सकारात्मक होने चाहिए। मेरा आशय ये है कि अगर हम कोई प्रतिबंध, देखिए प्रतिबंध प्रशासन भी लगाता है, प्रतिबंध परिवार भी लगाता है, प्रतिबंध समाज भी लगाता है, लेकिन वो प्रतिबंध का आशय सकारात्मक होता है। अगर हम प्रतिबंध लगाते हैं कि आपको इस एरिया में नहीं जाना है, रूट डाइवर्ट है, उसके पीछे आपको एक अच्छे सोच के साथ हम कहते हैं। तो देखिए जब तक सर्वांगीण चरित्र का विकास नहीं होगा, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस नहीं आएगी। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक क्लास में एक पुस्तक हम लोग को पढ़ाई जाती थी नैतिक शिक्षा की, पता नहीं आज के डेट में क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन नैतिक शिक्षा जो है वो बचपन से अगर बच्चे के अंदर नहीं है और भौतिकवादिता और ये चमक दमक, ये रोल्ड गोल्ड की तरफ अगर आपका जितना ध्यान जाएगा उतना ही आप समाज के वास्तविकता से दूर हो। बिल्कुल सर, इसमें मैं सर कर दूं, इनकी बात को बल दे दूं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण से, आज से 30-35 साल पहले जब हम गांव के इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने जाते थे, उसी कॉलेज में लड़कियां भी पढ़ते थे, लड़के भी पढ़ते थे, और पूरे स्कूल के लाइन जाते समय एक लाइन से लड़कियां चली जा रही, दूसरी लाइन से लड़के चले जाते थे, और जिधर से लड़कियां जा रही थी उधर लड़के मुंह उठा के देखते नहीं थे। रास्ते में उन्हें पता था कि खेत में करने वाला जो भी किसान मजदूर जो भी है वो गांव के रिश्ते से हमारा चाचा, दादा, भैया, ताऊ कुछ न कुछ लगता था, और जरा सा भी अगर कोई ऐसी हरकत होगी तो या तो वह स्वयं कान गर्म कर देगा या घर तक खबर जाएगी। आज पूरा देश या पूरा समाज मंथरा भाव में होगा, कौन रिप होई हमें का हानि। पड़ोसी का लड़का बिगड़ रहा तो हमसे क्या मतलब, हम खेत में काम करने आए, दूसरे को क्यों टोकें, क्यों रोकें। दूसरा, ये गांव में हमारी गोल का नहीं है, इससे हमसे क्या लेना देना, हमारी गोल तो फलाने की हो, दूसरी अभी पंचायतों के चुनाव है, गांव की गोलबंदी बढ़ेगी। तो जब हम इस नज़रिए से देखेंगे तो समाज में जिस चरित्र और संस्कार के निर्माण की बात एसपीओ साहब कह रहे थे वो निश्चित नहीं बन पाएगा। हमारे निर्माण में सिर्फ हमारे माता पिता का योगदान नहीं है, माता पिता, टीचर, गांव, घर, कुल, खानदान, समाज, सबका योगदान है। खेत में काम करने वाले उन ताता ताऊ लोगों का भी योगदान है, दादाजी का योगदान है जो कहरा नहीं जानते थे, लेकिन उनके डर से हम डिसिप्लिन स्कूल जाते थे। तो समाज कहीं मंथरा भाव से अगर नहीं निकलेगा तो सिर्फ कानून से व्यवस्था नहीं चलने वाली। बिल्कुल सर, हमारे साथ इस समय जैसी जो है वसुंधरा सिंह जी भी हैं, ये भी लगातार समाज सेवा करती रहती है। वसुंधरा, कैसे कैसे चीज़ें आप लोग को भी फेस करने पड़ते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं डिस्कवरी चैनल के माध्यम से आशीष जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतनी गणमान्य हस्तियों के साथ मैं आज ये मंच साझा कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए। और जैसे कि हम नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कुछ बातें कहना चाहूँगी। हो सकता है कि वो थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो मैंने दोनों परिवेश देखे हैं। मैंने मेट्रो में अपना बचपन बिताया है और पिछले 14 वर्ष से मैं गोरखपुर में रह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत वुमेन सेफ्टी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बचपन से ही हम लोग देखते हैं कि बेटा रात हो गई है मत निकलो, ट्यूशन जाने में टेंशन होती थी, पेरेंट्स ही साथ लेके जाते थे, नहीं तो जिस दिन कोई अवेलेबल नहीं होता था उस दिन हम लोग अकेले भी नहीं जा सकते थे, किसी फ्रेंड के साथ भी नहीं जा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें शुरू से देखिए, आज भी मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ तक छोड़ने आए हैं, तो एक इंडिपेंडेंट हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक दिमाग में रहता है ना कि फ़र्स्ट टाइम तुम कहीं जा रही हो तो अकेले ना जाओ। और मैं जो फील करती हूँ, सर ने बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं ये कल्चर, ये संस्कार हमें घर से ही मिलते हैं, और घर में एक महिला होने के नाते एक महिला की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि संस्कार माँ देती है। सबसे पहली टीचर माँ है, और माँ जो सिखा देती है वो हमेशा रहता है। तो मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बेटे को ये संस्कार दूँ कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। क्योंकि बचपन से अगर वो ये देखेगा कि अगर पिता बोल रहा है कि रात हो गई है मत जाओ, तो वो ये समझ जाएगा कि हाँ, औरतों को रात में नहीं निकलना चाहिए। तो जो औरतें रात में बाहर निकलेंगी उनको वो गलत समझेगा, क्योंकि बचपन से ही उसने वो देखा है। तो बेटा बेटी दोनों लोगों को बराबर का अधिकार देना चाहिए। सुरक्षा दोनों की ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यौन उत्पीड़न खाली लड़कियों के साथ हो रहा है, लड़कों के साथ भी आजकल बहुत इंसिडेंट हो रहे हैं।
लेकिन हाँ, जिस तरह से हमारे समाज में नारी को भारतीय संस्कृति में इतना ज़्यादा ऑनर मिलता है कि देवी हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि जब बाहर निकलते हैं, घर में तो देवी हैं ही, लेकिन बाहर की औरतों को भी उतना ही देवी समझना जी चाहिए। बिल्कुल मैम, लेकिन वसुंधरा जी एक चीज़ और सामने आता है कि जैसे अभी सर ने बताया कि कई सारे से तमाम केसेस जो औरतों के उत्पीड़न के आते हैं वो आपसी रंजिश की वजह से होते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैंने वो ध्यान दिया था उस बात पे, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वो जो 1% एक्सेप्शंस है उसकी वजह से हम जो 99% लोग हैं उनका हक नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि कई बार इस डर से, क्योंकि सामने वाला जो पक्ष है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा ही प्रभावशाली परिवार से बिलोंग करता है, उस वजह से भी बहुत सारे केसेस नहीं लॉन्च होते। हम खाली मैं सर से बात कर, सर क्या ऐसा कभी होता है कोई महिला अगर कोई केस करना चाहती है तो ऐसा कभी होता है क्या कि कोई प्रभावशाली है ऐसे में केस ना दर्ज हो? ये रोज़मर्रा आप न्यायालय के फैसलों से सुन रहे हैं, आपके टीवी चैनलों पे और मीडिया के माध्यम से रोज़ आ रहा है। एक से एक बड़ी हस्तियां भी जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी बड़ी फॉलोइंग है, आज भी जेल के शिक्षों के पीछे हैं या जमानत पे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते, ये अलग बात है कि प्रभावशाली व्यक्ति से कोई कंप्रोमाइज़ कर दे, लेकिन जब बातें सामने आ जाती हैं तो प्रभावशाली व्यक्ति भी बलहीन हो जाता है, क्योंकि फिर वो कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में हो जाता है। जी मैम, इस पे क्या कहना आपका? ये बात सर सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, पहले ही सरेंडर कर देते हैं, रिपोर्ट ही नहीं करना चाहते हैं डर के मारे कि इसके बाद हमें क्या आउटकम्स झेलने पड़ेंगे। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल अपनी न्यायपालिका अपनी जुडिशरी का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और अपने प्रशासन का भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि अगर उनकी नॉलेज में कोई भी केस आता है तो वो डेफिनेटली वो लोग। आप लोग महिलाओं के लिए क्या कहते हैं? लगातार आप लोग कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है आए दिन आए शहरों में, तो क्या कुछ आप लोग महिलाओं के लिए करती रहती हैं? कल से हम लोगों ने महिला सप्ताह की स्टार्टिंग करी है। जैसे हर एक कोई जानता है कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, तो कल हम लोगों ने महिला सप्ताह की स्टार्टिंग करी थी। तो कल हमने विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम किया था, नारी सशक्तिकरण पे। तो मेरे जो सोच थी, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की सोच थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए। जी बिल्कुल मैडम, राइट्स पता होने चाहिए। और एसपीओ सबसे बात है सर, क्या माँ बाप के लिए, उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं कि जो लोग बिना वजह से भी कई मुकदमे पंजीकृत कराना चाहते हैं, लोगों को बेवजह परेशान करना चाहते हैं? देखिए, एक तो मैं आपको लीगल स्थिति स्पष्ट कर दूं इस बारे में। ये दिल्ली कांड के बाद से कानून में अमूल चूक परिवर्तन हुआ। उसमें महिला संबंधी अपराध में पुलिस बहुत तत्परता से पहले भी और उसके बाद भी एक्शन लेती रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी ये उसमें स्पष्ट हो गया कि अगर कानून किसी कारणवश पुलिस ने नहीं एक्शन लिया, ये भी एक उन्होंने एक क्लास डाल दिया। और अगर वो 156(3) में जाता है, 156(3) में कोर्ट के सामने एप्लीकेशन देता है, तो कोर्ट लैंगिक अपराध के मामले में ऑर्डर कर ही देगी, करना ही करना है। वो मैंडेटरी प्रोविजन उन्होंने कर दिया। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, देखिए, कानून एक सामाजिक कानून होता है जिसको समाज तय करता है, समाज के रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपराएं तय करती हैं। ये सामाजिक कानून है कि हमको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। ये सामाजिक कानून है कि कोई वृद्ध जा रहा है, कोई पागल है, कोई गर्भवती महिला है, तो उसका हम सम्मान करें, उसको उस जगह दे दें और उसको हम सड़क पार करा दें। ये सामाजिक कानून है, सामाजिक दायरा है। ये आपको किसी कानून में नहीं मिलेगा कि भारत सरकार ने पास किया कि साहब आप माँ बाप का इज्जत करें, बड़े भाई की इज्जत करें। और जो गवर्नमेंट ने, संविधान ने, संसद ने, विधान सभा ने एक जो कानून बनाया है, वो कानून बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये आप जानिए। कि जैसा अभी एसपी साहब ने कहा ना कि पहले को एजुकेशन था, लड़के लड़कियों का बहुत कॉलेज अलग नहीं था, एक में पढ़ते थे, लेकिन कोई छिड़कानी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि संस्कार सरोपर था, इतना भय था कि कोई न कोई जान जाएगा, कि काका दादा जान जाएंगे तो मेरी ये स्थिति हो जाएगी। लेकिन आपको ताजुब, आप समझे आप कि 1900, मैं डाटा आपको शेयर कर रहा हूँ कि 1950 के बाद से, 13 सितंबर 1950 के बाद से आज के डेट तक आपको बता दूं कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस और नए कानून टोटल मिलाकर के 278 अधिनियम बनाए या संशोधन किए। आप समझिए कितना बड़ा डाटा है। और ये बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये भी आप समझिए। जैसा कि अभी एसपी साहब ने कहा, परिवेश, जब परिवेश चेंज होगा, जब ग्लोबल इंडिया या ग्लोबल वर्ल्ड बनेगा,
जब आप भौतिकता की तरफ भागेंगे, जब आपके सामने तमाम चीज़ें दिखाई, तमाम परिवेश दिखाई देंगे। आप देखिए मोबाइल, आज आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जितने अपराध हैं, IT एक्ट का पूरा संबंध मोबाइल से हुआ। क्यों? क्योंकि मोबाइल के माध्यम से आप किसी के नाम से फर्जी आपने बनाया अकाउंट और आपने उसको शेयर कर दिया, उसके अश्लील मैसेज डाल दिए, उसको कुछ आपने बोल दिया, या मोबाइल के माध्यम से आपने कोई पोर्न वीडियो के साइट खोल दिया, उन्होंने आपने उसमें क्लिक करके डाल दिया। तो ये जितने अपराध हुए, इन अपराध के बढ़ते क्रम के नाते और उसके पीछे कारण हो रहे हैं, आपको बता दें। देखिए पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ती गई धीरे धीरे लोगों की, और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, मैं बहुत बड़ा कारण मानता हूँ, वो शिक्षा पद्धति आज के डेट में जो बाकायदे मॉडर्नाइज करके उसको एक अंग्रेज़ी कल्चर में बांध दिया गया है, और उस शिक्षा पद्धति में हमारी जो विरासत है, हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारी जो इतिहास है, हमारी जो नैतिक शिक्षा है, हमारी जो सामाजिक शिक्षा है, उससे हम बिल्कुल दूर हट गए। तो एक अच्छा व्यक्ति, परफेक्ट व्यक्ति, हम किसी कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन हमारा चरित्र नहीं ठीक है, हमारा व्यक्तित्व नहीं ठीक है, हमारा गवर्नमेंट ने हमको बैठाया है कि जनता की समस्याओं को सुनिए, उसका निस्तारण करिए, एक सभ्य समाज की स्थापना हो, लेकिन जो हमसे अपनी बात कहने आ रहा है, हम उसके साथ बड़े रूढ़ व्यवहार से। लेकिन सर सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस वालों को झेलना पड़ता है, कोई भी केस होता है, चाहे वो सही हो चाहे ना हो, तुरंत पब्लिक का जो है आरोप सिर्फ पुलिस वाले होता है। सर उस फेस पे कैसे आप लोग उस चीज़ को फेस करते हैं और क्या क्या सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाती है? देखिए, चूंकि पुलिस लाखों की भीड़ में हो, वो पहचान में आती है। क्यों? क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म सर्विसेज है। जो भी यूनिफॉर्म सर्विसेज के लोग हैं, वो सड़क पे हों, भीड़ में हों, रात में हों, दिन में हों, पहचान में आ जाते हैं। और कहीं न कहीं हमको आम आदमी स्टेट का सिंबल मानता है। उसकी समस्या कुछ भी हो, हम प्लेटफार्म पर अगर ये वर्दी पहने अपनी ट्रेन पकड़ने जाएं, तो वो इंक्वायरी काउंटर पे जाने के बजाय हमसे पूछ लेता है कि साहब फला ट्रेन कौन प्लेटफार्म पे मिली, साहब कै बजे आई, कै बजे जाई। हमें उसे बताना पड़ता है कि बाबा हम भी यहाँ यात्रा करने हम नहीं जानते, लेकिन उसे लगता नहीं पुलिस वाला तो सब जानता होगा। इसी तरह से मैंने कहा कि आप अपने चैनल के माध्यम से, मैडम अपने संगठन के माध्यम से, SPO साहब तो हमारा चोली दामन का साथ रोज़ झेलते हैं, रोज़ देखते हैं, कभी हमारे दफ्तरों में बैठ करके सर्वे करिए और सिर्फ एक मौन सर्वे करिए कि जितने लोग आए हैं वस्तुतः क्या इनकी बेसिक समस्या पुलिस से या किसी और से, और ये समाधान क्या चाहते हैं, समाधान किससे चाहते हैं। जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो वह चाहता है कि पुलिस का डंडा बड़ा बुलंद हो, बहुत इकबाल बुलंद हो, और जब किसी को पीड़ा पहुंचाता है तो कानून के 20 उपबंध पड़ता है कि इसमें पुलिस को हस्तक्षेप का पावर कहां से, पहले मुझे बता दो। उसके चरित्र दो तरह के हो जाते हैं। पीड़ा पहुंचा रहा है तो कानून बताता है कि आपको पावर कहां है, और अगर पीड़ा पहुंच रही है उसको, तो ये चाहता है चाहे जहां की पीड़ा हो, दैहिक दैविक भौतिक जिस तरह का भी ताप हो, ये सब पुलिस हर लेगी। तो सर ऐसा ही होता है। हाँ, तो हमें हर जगह जाना है। हम ये नहीं कर सकते कि रात के 2 बजे हम अटेंड नहीं करेंगे, हमें जाना ही जाना है। और वहाँ जा करके तो जिस भी तरह का पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जिस भी तरह का वहाँ आक्रोश होता है, जो माहौल होता है, उसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने के नाते हमें झेलना पड़ता है। लड़ाई किसी की हो, लड़ाई पता चले बिजली विभाग का तार टूट गया, एक आदमी की मौत हो गई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे पत्थर हम खाएंगे। साहब नहर में पानी नहीं आ रहा, धान सूख गया, गेहूँ सूख गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, किसानों ने जाम लगा दिया, तो हम झेलेंगे। तो हम स्टेट के सिंबल हैं और रहते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, इस नाते हम झेलते हैं। और ये चूंकि हमने जब वर्दी पहनी है, वर्ण किया है, हम अपने से सेवा में कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया गया, हम स्वेच्छा आए हैं, तो हमें झेलना पड़ेगा। एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर कर दूं, मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है। लोग चाहते हैं कि पुलिस का हस्तक्षेप बढ़े, पुलिस का ये हो, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है, अगर सभ्य समाज है तो डंडे से नहीं चलना चाहिए। डंडे से चलने वाला समाज इंसानों का समाज नहीं होता है। जी सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। कड़वी बात कह दूं, डंडे से चलने वाला समाज जानवरों का समाज होता है। और जब इंसानी समाज को चलाने के लिए जितना ज़्यादा डंडे की आवश्यकता पड़ेगी, मेरा निहितार्थ समझ लीजिए कि यह सभ्य समाज इंसान से किस दिशा में बढ़ रहा है।
तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कहीं ना कहीं अपने संस्कारों अंदर इनबिल्ट, जिसको एसपीओ साहब ने कहा उसे मैं फिर इम्फेसिस कर रहा हूं कि संस्कार इनबिल्ट करने पड़ेंगे, नैतिक मूल इनबिल्ट करने पड़ेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, कानून का व्यक्ति होने के बावजूद ये कह रहा हूं कि समाज जितना हमारे कानून से चल रहा है, जितना हमारे पुलिस के भय से चल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा सामाजिक और नैतिक मूल्यों के भय से चल रहा है। जी बिल्कुल सर। इस समय वसुंधरा सिंह से जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा। वसुंधरा जी, अभी आपने बोला कि जिस तरह से आप लोग का बचपन था, घर से कोई छोड़ने था, लेकिन आज आप कभी भी बाहर निकलते, क्या आप लोग अभी भी भय वैसा रहता है? नहीं, पहले से चेंजेस तो महसूस किए हैं हम लोगों ने भी, लेकिन फिर भी जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, तो वुमेन सिक्योरिटी भी फिर उसी पेस से ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन उस पेस से इम्प्रूव नहीं हुई है। जैसे किस मामलों में आपको लगता है कि इम्प्रूव नहीं हुई है? जैसे देखिए कि जिस तरह से फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्लेस पे जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई हैं, तो अगर आंकड़ों की देखे जाए, जैसे सर ने आंकड़ों की बात करी कि जो मैंने आंकड़े पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हर एक 20 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है हमारे देश में। तो वो मैडम सर, आपने एक चीज़ ये नहीं सुना कि जिस तरह से खेत मेढ़ का अगर बवाल है, अगर पारिवारिक रंजिश है, तो ऐसे 60% केसेस आ रहे हैं कि जिसमें सीधा और साफ ये आ रहा है कि ये फर्जी केस है। तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? क्या लोगों को मैसेज आप देना चाहती हैं इस पे? ये जो 60% के जो आंकड़े हैं, ये क्या हमारे कोर्ट ने दिए हैं? ये क्या हमारे कोर्ट ने दिए हैं जो 60% का जवाब आपको एसपीओ साहब दे दे रहे हैं? देखिए, हम एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दें, ये जो हमारे आंकड़े बनते हैं, डाटा बनते हैं, क्राइम ब्यूरो बनाता है, तो जो हमारे यहाँ मुकदमे दर्ज हुए, जो चार्जशीट गए, प्रमाणित हुए कि हाँ ये घटना हुई, चार्जशीट गए अकॉर्डिंग टू लॉ, वो आंकड़े जाते हैं। इसमें हम एक बहुत बड़ा अंतर आपको बता दें, आंकड़े सही हैं, आंकड़ों में कहीं गड़बड़ी नहीं है। सबसे बड़ा अंतर आपको बता दूं, कानून ये मानता है कि अगर किसी नाबालिग लड़की को कोई भी लड़का आपसी सहमति से, लड़की लड़की दोनों एक दूसरे से इंटेंगल हैं और शादी कर लेते हैं, बट लड़की की उम्र 18 साल से कम है, और लड़की के माँ बाप ने मुकदमा लिखा दिया कि साहब ये हमारी लड़की को लेके चले गए, भगा ले गए, तो कानून ये मानता है कि 18 साल से कम की बच्ची है, भले उसकी सहमति है, भले आपने शादी कर लिया है, भले आपने को बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन यह बलात्कार है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि अगर 100 मुकदमे दर्ज होते हैं तो उसमें इन मुकदमों की प्रकृति 50 है। लड़कियाँ आती हैं, उनके पेट में बच्चे हैं, बच्चा है, पति साथ में है, हाथ जोड़े खड़े हैं कि साहब शादी कर चुके हैं, हमारे पेट में बच्चा है या बच्चा पैदा हुआ, बच्चा गोद में है। लेकिन एक बहुत बड़ी ये कानूनी मजबूरी है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स हैं, जो कानून में लिखित है, सीआरपीसी में है, जो पॉक्सो कानून में है कि साहब अगर 18 साल से कम की है तो वो सहमति मान्य नहीं है, जबकि वह बलात्कार नहीं होता, वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन चूँकि कानून का एक मानक है, कानून का एक धरातल है, हम एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, हमारी लाइबिलिटी है कि हम कानून के अकॉर्डिंग चलें, जो हमें निर्देश दिए जाएं कानून के अनुसार उसका हम परिपालन करें, तो हम करते हैं। लेकिन उसका जब सामाजिक पक्ष आप देखेंगे तो वो जो आप कानून का, जो आप बलात्कार का दायरा बता रही हैं, वो आंकड़े तो जाते हैं, लेकिन उन आंकड़ों में एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका है, वो प्रत्येक जनपद में है। जी सर, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग स्टूडियो में आए उसके लिए। जैसा कि हम लोगों ने बात किया, लगातार अधिकारियों का भी यही कहना है कि जिस तरह से महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात हो, महिलाओं का अगर जितने भी केसेस आते हैं, उनमें सबसे पहले तो मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है। घर वालों को वो संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए कि ऐसा कोई कांड ना हो। लड़कियों को तो हम लगातार कहते हैं कि घर से बाहर ना जाओ, समय से आओ, लेकिन लड़कों को हम क्यों नहीं रोकते हैं? हमें आपको इस मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है।